नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध कब खत्म होगा ये कहना अब मुश्किल है। बेशक अमेरिका ताकतवर है और इस युद्ध में उसने ईरान पर कई बड़े अटैक किए हैं, लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। अमेरिकी फाइटर जेट को गिराने के बाद ईरान ने साबित किया है कि वो एक बड़ी रणनीति के साथ इस युद्ध में है। उधर ट्रंप हर बार अपनी बात से पलटे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप का ईरानी आसमान पर कब्जे वाला दावा भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि इसका एक बड़ा उदाहरण ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को गिराकर पेश किया है। ऐसे में अब आगे का परिदृश्य क्या होगा और किस तरह की रणनीति और कूटनीति यहां देखने को मिलेगी? क्या ईरान ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है और भारत का इस सब पर कितना प्रभाव होगा? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से न तो अमेरिका बाहर निकल पा रहा है और न ही ईरान को हरा पा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने के लिए उसे 6 अप्रैल तक की मोहलत दी थी, लेकिन अब साफ हो चुका है कि ये मोहलत ईरान के लिए नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य और राजनीतिक मजबूरी के लिए थी। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान युद्ध में अमेरिका ने भारी सैन्य तैयारी की, बड़े बड़े नौसैनिक बेड़े भेजे और नाटो देशों से साथ आने की अपील की, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान की पकड़ इतनी मजबूत साबित हुई कि ट्रंप की सारी रणनीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब ट्रंप नाटो सहयोगियों को कोसने लगे हैं और ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर मारे जा रहे हैं। इस पूरे युद्ध में ट्रंप प्रशासन ने शुरू से ही ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। इजराइल के साथ मिलकर शुरू किए गए हमलों में अमेरिका ने ईरान के नेतृत्व, परमाणु सुविधाओं और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना तबाह हो चुकी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इस समुद्री रास्ते से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है। इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराया है और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ट्रंप ने शुरू में ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि हॉर्मुज खोलो वरना पावर प्लांट तबाह कर देंगे। फिर इसे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका को अपनी सैन्य तैयारी मजबूत करने के लिए समय चाहिए था, इसलिए समय बढ़ाया गया। इस दौरान अमेरिका ने फारस की खाड़ी में बड़े नौसैनिक फ्लीट भेजे, जिनमें सुपर कैरियर जैसे USS जॉर्ज H.W. बुश भी शामिल हैं। साथ ही ट्रंप ने नाटो देशों से अपील की कि वे भी नौसेना भेजकर हॉर्मुज को खोलने में मदद करें। ट्रंप ने गुस्से में नाटो को कागजी शेर करार दिया और यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका नाटो से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो सहयोगी पीछे हट गए, जबकि अमेरिका सालों से उनका बचाव करता रहा। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने तो ट्रंप की रणनीति को अस्थिर बताया। हॉर्मुज में अमेरिका की स्थिति कमजोर साबित हुई। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता के आगे अमेरिकी नौसेना भी पूरी तरह ईरान को हिला नहीं पाई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मजबूत नियंत्रण बनाए रखा और कुछ जहाजों को ही गुजरने दिया जो ज्यादातर ईरान से जुड़े थे। इनमें कुछ भारत और चीन के जहाज थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि हॉर्मुज में ईरान की भौगोलिक स्थिति और एंटी शिप मिसाइलें अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। अब युद्ध के करीब 5 हफ्ते बाद अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक दिन पहले ही ईरान ने अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। उस जेट का पायलट लापता है, संभवतः वह ईरान के कब्जे में है। सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ईरानी गोलीबारी के शिकार हुए। हालांकि वे सुरक्षित लैंड कर गए। एक अन्य A-10 वार्थोग विमान भी कुवैत के ऊपर मार गिराया गया। ये घटनाएं अमेरिकी एयर पावर के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। ये युद्ध ट्रंप के लिए राजनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर चुनौती बन गया है। ईरान ने अमेरिका की कमजोर नस पकड़ ली है। हॉर्मुज की बंदी और उसके सटीक जवाबी हमले ने डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। अब ट्रंप खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं। अगर 6 अप्रैल तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो पावर प्लांट पर हमले की धमकी फिर दोहराई जा सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा करना और बड़ा संकट पैदा कर सकता है। अमेरिका को ईरान के आसमान
में बढ़त जरूर है, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सवाल यह है कि कमजोर एयर डिफेंस होने के बावजूद ईरान ने इतने एडवांस अमेरिकी विमानों को कैसे निशाना बनाया। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी अलग तरीके से युद्ध लड़ने की रणनीति। ईरान जानता है कि सीधे युद्ध में अमेरिका से मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए कम संसाधनों में ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपना रहा है। वो अक्सर अमेरिका पर चौंकाने वाले हमले कर रहा है। यही वजह है कि जंग शुरू होने के 35 दिन बाद भी अमेरिका अभी भी ईरान की रणनीति को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अमेरिकी विमानों और हेलीकॉप्टर पर हमले के पीछे मजीद एयर डिफेंस सिस्टम या कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल, शोल्डर फायर मिसाइल हो सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिकी विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इसलिए वे इन मिसाइलों की रेंज में आ गए। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है कि मजीद एयर डिफेंस 6 किलोमीटर दूरी तक निशाना लगा सकता है। मजीद सिस्टम ईरान ने 2021 के आसपास इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रडार पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करता है। मजीद रडार सिग्नल नहीं देता, इसलिए विमान इसे पहले से पकड़ नहीं पाते। इसकी मार करने की दूरी करीब 8 किलोमीटर और ऊंचाई 6 किलोमीटर तक है। इस वजह से ये उन हालात में ज्यादा कारगर होता है जहां दुश्मन के विमान या ड्रोन को किसी खास इलाके के ऊपर आना पड़ता है। ये एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है और इसमें एक साथ 8 मिसाइल तैयार रहती है। ये सिस्टम आमतौर पर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, यानी इसे जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी शिफ्ट किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए इसकी सही लोकेशन पता लगाना मुश्किल हो जाता है। डोनाल्ड ट्रम्प फिर कुछ भी करें, दुनिया को मंदी के दौर से बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब केवल एक विकल्प है अमेरिका के पास कि वो ईरान की इस लड़ाई से, गल्फ की इस लड़ाई से पूरी तरीके से विरत हो। जो ईरान के विशेष दूत हैं इंडिया में, उनसे बात हुई थी, मैंने भी उनसे अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि हम जो भारत की सिर्फ हैं, हम उनको जाने दे रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि भारत की जनता ईरान के साथ है। और इसमें सत्यता यह है कि सारे संघर्षशील लोग जो है अब ईरान के साथ हैं। नहीं, एकदम गलत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हम सभी लोग इस बात से विचलित हैं कि ईरान और इजरायल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसमें जैसे जैसे हो सकता है डीएस्केलेशन हो। उन्होंने सभी लोगों से बात किया है। डोनाल्ड ट्रंप का उनके पास फोन आया था, उन्होंने खुद ईरान के कई महत्वपूर्ण लोगों से बात किया है। इजरायल से पुनः आए ही थे, तो उनका वहां पर वर्चस्व है। तो हर पार्टी से बोल रहे हैं कि आप इसको डीएस्केलेट करिए। ये बड़ा दुखद माहौल बन गया है कि ये वॉर ड्रैग ऑन कर रही है। मैं समझता हूं कि इसमें यदि हमारे प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे तो सभी से मिलकर हस्तक्षेप करेंगे। कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री से कई लोग इसमें अपना विचार रख रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा ले रहे हैं। बहरहाल अमेरिकी हमले में नुकसान पहुंचने के बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदली है। पहले वो स्थिर एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसने मोबाइल सिस्टम अपनाए हैं। अब उसके कई मिसाइल लॉन्चर भूमिगत ठिकानों, सुरंगों और कठिन इलाकों में छिपे हैं। माना जा रहा है कि लगातार हमलों के बावजूद उसके करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं। इसके अलावा मोबाइल लॉन्चर तेजी से जगह बदल सकते हैं। इसे फायर करो और तुरंत हट जाओ रणनीति कहा जाता है, जिससे उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान चीन के HQ-9B जैसे उन्नत मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें रडार और इंफ्रारेड दोनों तकनीक होती है। कुल मिलाकर ट्रंप की मोहलत खुद उनकी हाफती रणनीति का प्रतीक बन गई है। ईरान ने दिखा दिया कि वो आसानी से दबने वाला नहीं है। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और ईरान की रणनीति और कूटनीति आगे क्या होगी और भारत पर इसका कितना असर आने वाले समय में होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो ईरान के साथ जो एक जंग अमेरिका इजराइल की है, उसमें बैकफुट पर ट्रंप इसलिए बात की जा रही है क्योंकि लगातार देखिए काफी दिन हो चुके हैं और इस काफी दिन के बाद बहुत कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। धमकी भी दी गई, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके बोला कि खोलना पड़ेगा, नाटो देशों से बात की गई, फिर बाद में कहा कि आप लोग सहयोग नहीं करते हैं, हम हमेशा आपका सहयोग करते थे। थोड़ा सा बैकफुट पे है, कहीं से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। माना कि अमेरिका अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, शक्तिशाली है
और शायद ईरान उसके सामने कुछ भी ना हो, लेकिन अपनी रणनीति के साथ जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है और चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी हार मानने वाला नहीं है। और फिलहाल जिस तरीके से उसके अमेरिका के जेट्स गिराए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि यदि ऐसे ही चीजें चलेंगी तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। और इन सारी स्थितियों का ऐसे ही ये बढ़ती रहेंगी, हर एक दिन ऐसे ही चलता रहेगा, तो आने वाले समय में, क्योंकि भारत के संबंधों से हम कंपेयर करके देखें तो भारत पर कितना प्रभाव और किस तरह की रणनीति यहां होगी, ये बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, अनुपम जी, क्योंकि अमेरिका, इजराइल, ईरान को लेके हम कई चर्चाओं में बैठे हैं, हर परिप्रेक्ष्य में हमने अमूमन बात की है। आज सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, ये बड़े बड़े दावे थे कि मैंने आसमानी जंग में ईरान को बिल्कुल तबाह कर दिया है, उनके पास कुछ नहीं बचा है, और शायद ये कोशिश की गई थी अपने जेट को भेजने के बाद में कि बहुत सारी चीजों से कहीं ना कहीं उनको, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए, उन्हें ईरान पर कब्जा चाहिए ट्रंप को। तो इन सारी चीजों के बीच में अब जो चीजें आई हैं, या ईरान का जो पलटवार है, क्या माना जाए कि बैकफुट पर हैं ट्रंप, अपने ही बातों से घिर जाते हैं, अपने ही बातों से पलट जाते हैं? पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर धमकी थी, आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके अटैक उस तरीके से करेंगे। दूसरे बात चीजें आ गई कि फिर 6 अप्रैल तक उसको एक दूसरी गाइडलाइन में बढ़ाया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर क्या। और हम सब जानते हैं कि उनका जो बड़बोलापन है वो बहुत अलग तरीके का, वो क्या बोलते हैं, कब पलट जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो शायद क्या ये मान लिया जाए कि ईरान वाकई बहुत मजबूती से लड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी ही बातों में या अपनी ही रणनीति में शायद उलझ से गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए राखी, निश्चित तौर पर आपका सवाल वाजिब है। और डोनाल्ड ट्रंप की और खासतौर पर अमेरिका की जो रणनीति ईरान के ऊपर दिख रही है, उसमें तो वो मिलिट्रीली जीत हासिल करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसी बहुत कोशिशें हुई हैं, चाहे आप जमीनी हमले की बात कर ले, कोशिश करी गई थी, वो सब तक वो चढ़ी नहीं। उसके पहले आसमानी रूप में कहा गया था कि एयर सुपेरियरिटी हासिल कर ली, जहां चाहते हैं वहां बम गिरा देते हैं, जहां चाहते हैं वहां मिसाइलें, एयर टू सरफेस मिसाइलें मार देते हैं अमेरिका और इजराइल। ऐसा भी अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब दिख रहा है कि जो भी जैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके पास, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, वो इतने शक्तिशाली तो है ही कि F-15, F-16 और F-35 तक को गिरा सकते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो एयर सुपेरियरिटी की बात हो रही थी, वो तो पूरी तरह से नहीं। हाँ, बढ़त जरूर है। अगर हवाई हमलों की बात करें तो बहुत ज्यादा डिमांड है अमेरिका के पास, इजराइल के पास, और बहुत तरह से उनको ऑपरेट किया जा सकता है, कुछ तो जमीन से, कुछ तो समंदर से, कुछ यूरोप से और अमेरिका से भी टेक ऑफ करा के यहाँ पर बमबारी करवाई जा सकती है। वो सब कुछ है, लेकिन कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखें ट्रंप का मकसद क्या है। ट्रंप के दो मकसद हो सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि वो किसी भी तरह से जबरदस्ती धमका के, डांट के, लड़के ईरान के ऊपर पूरा वर्चस्व चाहते हैं। और ईरान के ऊपर वर्चस्व इसलिए चाहते हैं कि इस इलाके में सिर्फ ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका के कहे के हिसाब से नहीं चलता है। बाकी चाहे बहरीन हो, चाहे कतार हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की एक अघोषित कॉलोनी बनी हुई है। जैसा अमेरिका चाहता है वैसा ही करता है। तो अगर ईरान को टेक डाउन करा दिया गया तो उसके बाद इस पूरे इलाके में और खासतौर पर इस इलाके के संसाधनों में, तेल में अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा, और अमेरिका जो चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे ही पूरी दुनिया को चलाएगा। एक तो ये ऑप्शन उनके पास था, लेकिन अब चूंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है, तो वो अब दूसरे रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि इन सबको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए और अमेरिका धीरे धीरे करके नेटो से भी अलग हो जाए और अपने आप को एक तटस्थ भूमिका में ला दे। और तटस्थ, ऐसा तटस्थ नहीं कि चीजें डिक्टेट ना करें। वो इतनी दूर है कि उसको पता है कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक नहीं जा सकती है। ईरान के जो भी इन्वेजन की संभावना है वो अमेरिका के ऊपर नहीं है। तो अमेरिका अपने आप को अमेरिका तक समेट ले और पूरा अपना जो दिमाग है, अपना जो संसाधन है, वो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर अपनी एक पकड़ मजबूत करने में करें। क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि वेनेजुएला का अटैक हुआ, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका कब्जा हुआ, कनाडा को रोज धमकियां दी जाती हैं, मैक्सिको के ऊपर लड़ाइयां बीच बीच में रह रहे थे, छिटपुट लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मकसद हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका, जो कि मैक्सिको और वेनेजुएला से लेकर के पनामा और कनाडा और ग्रीनलैंड तक फैला हुआ है,
उस पूरे इलाके में बादशाहत हासिल कर ली जाए, उसके तमाम रिसोर्सेस कब्जे में कर लिए जाए, और अगर ईरान नहीं भी मिलता है तब भी पूरी दुनिया के जो भी एनर्जी सेक्टर्स हैं और तमाम चीजें हैं उनको अमेरिका डिक्टेट करे, अपने टर्म्स पे डिक्टेट करे। तो ये इतना आसान नहीं था कि हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका अगर ईरान में हार रहा है तो अमेरिका की बहुत बड़ी हार हो रही है। अमेरिका के पास प्लान बी है और वो उसी तरफ जा रहा है। जिस तरह से नेटो के देशों के साथ उसकी रस्साकशी चल रही है और जिस तरह से नेटो को वो अपने हाल में छोड़ना चाहता है, वो यही दिखा रहा है कि अमेरिका अब एक स्ट्रेटेजिक तटस्थता की ओर जा रहा है, जिसमें कि वो दुनिया भर की जो समस्याएं हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा आगे चल के। अभी तो हो रहा है लेकिन आगे चल के नहीं होगा, और चीजों को अपने हिसाब से चलाएगा। अब लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या ईरान वॉर इतना सिंपल है? इतना सिंपल नहीं है। अगर आज भी आप स्पीकर गालिबाफ के बयान को देखें तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक झांकी है, असली लड़ाई तो तब शुरू होगी जब हम जो दूसरा एक स्ट्रेट है बाब अल मंदेब जिसको बोला जा रहा है, जब हम उसको बंद कर देंगे हूथी के माध्यम से, जहां से आप ये मान के चलिए कि अगर वो भी बंद हो गया हॉर्मुज के साथ साथ, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। 30% आयात निर्यात पूरी दुनिया का या इस पर्टिकुलर इलाके से होकर गुजरता है। और अगर वहां पर ईरान की जो नेवी है या ईरान के जो भी उनके प्रॉक्सीज है वो उस इलाके में पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तो एक छोटी सी बात यह है कि जो यूरोप से जो शिप चलते हैं एशिया के लिए या अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन सब को एक लंबा रास्ता अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूम करके आना पड़ेगा। आप उससे शिपिंग की लागत पड़ेगी, इंश्योरेंस की लागत पड़ेगी, और जो माल की सप्लाई है वो कम से कम 30 से 45 दिन हर चीज में डिले हो जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक मास्टर प्लान ईरान के पास है। वो चाहता है कि चीजें इस तरह से घटे कि बाब अल मंदेब के ऊपर भी उनकी नजर जाए, और एक बार दुनिया की सप्लाई चेन 20% सप्लाई चेन अगर टूटी तो आप ये मान के चलिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, ये सारे देशों के अंदर हाहाकार मच जाए। तो दोनों तरफ से रस्साकशी का दौर है और इस दौर में शह और मां का खेल जारी है। बिल्कुल ठीक है। अनुपम जी वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी पीसी थपलियाल जी मुझे बिल्कुल बहुत सुन अच्छे पा से रहे हैं। याद है पिछली बार की जो चर्चा थी उसमें हम जब इस तरह से पूरा सिनेरियो सामने आया तो हमें यही लग रहा था कि हम ईरान, ठीक है वो झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका से तो हम उसको बहुत मजबूत नहीं कह सकते यदि हम कंपेयर करें इकोनॉमी से और तमाम चीज़ों से। सवाल इस बात का है कि चलिए ईरान ने फाइटर जेट्स जो भी थे उनको गिराया, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। बात इस चीज़ की है कि क्या हम अमेरिका इस वक्त जिस स्थिति में है और रक्षा की दृष्टि से यदि हम समझने की कोशिश करें, चाहे ज़मीनी स्तर पर हो चाहे आसमानी स्तर पर हो, कुछ भी हो, आने वाले समय की चीज़ें जो हैं, क्या अमेरिका वापस बैकफुट पर होगा या वो अपनी चीज़ों को और बढ़ाएगा? और यदि ऐसा होता है तो ईरान के पास जो चीज़ें हैं और जिस तरीके से वो अभी काम कर रहा है, क्या वाकई वो इतना मजबूत है कि लड़ पाए? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब सैनिक भेजने की बात हुई थी, जब ज़मीनी स्तर की बात हुई थी, तब आपने ये चीज़ कही थी कि हम अमेरिका को कम नहीं समझ सकते हैं, और यदि वाकई उसका कब्जा और दबाव सैनिकों की दृष्टि से ज़मीन पर होता है तो ईरान को बहुत मुश्किल होगा। पर यहाँ तो तस्वीरें कुछ और दिखा रही हैं। बिल्कुल, मैं भी उस समय जब मैंने कहा था कि अगर अमेरिका खर्क में अपने फौजियों को भेजने की योजना बना रहा है तो शायद है कि अंडर वाटर फोर्सेस उसकी मजबूत होगी और उनके बल पर ये सोच रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये साफ नजर आया कि अमेरिका का जनरल जो बैकफुट होकर आउट हो गया है, ये बहुत बड़ी जूता है ट्रंप के सिर पे कि उसका जनरल टेकन बैक, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो आर्मी है अमेरिका की वो कहीं ना कहीं इस पागल के कारण परेशान है, क्योंकि ये ऐसी निर्णय ले रहा है जिसका उसको अनुभव नहीं है। ट्रंप को युद्ध का अनुभव क्यों होना चाहिए? हमें याद है कि 1971 की जब लड़ाई हुई थी तो अप्रैल के महीने में जब मिसेज इंदिरा गांधी ने मानेक शाह को अटैक करने के लिए बोला था तो उन्होंने कहा वी आर नॉट प्रिपेयर्ड नाउ, और वो जाके दिसंबर में लड़ाई शुरू की मानेक शाह ने और वो लड़ाई जीती।
देखिए, इतिहास अगर देखेंगे आप, लेकिन यहाँ पे ट्रंप उलझुलूल ऑर्डर अमेरिका के डिफेंस को दे रहा है, फौज को दे रहा है, और जिसके कारण फौज के जनरल ने आउट हो गया वो। अब दूसरा जनरल जिसको कोई अनुभव नहीं है वो आकर आ रखा है। जैसे होता ही है, जैसे हम देखते हैं कि जब कोई अनुभवी व्यक्ति बाहर होता है तो चमचों को लाया जाता है, और उस चमचों के कारण आज जिस तरह सबको पता है कि युद्ध का जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। हमें भी ऑपरेशन सिंदूर में इसका अनुभव हुआ कि अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का उतना रोल नहीं है जितना मिसाइल्स का है, जितना एयर डिफेंस सिस्टम का है। आज ही रशिया ने 4 S-400, देखो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए भी वरदान बना था, और आज ईरान की रिक्वायरमेंट को रशिया फुलफिल कर रहा है। 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान को दिया उसने, और बहुत बड़े, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे अनुभवी हाई टेक रशियन टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी ईरान को हेल्प कर रही है कि अमेरिका के पसीने आ गए। अमेरिका अभी तक पावरफुल था क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस था, उसके पास बहुत अच्छे नेवी के जो फ्लीट बोलते थे, जिसको हम 71 की लड़ाई में हम परेशान हो गए थे कि जी अमेरिका का 7वां फ्लीट आ गया बे ऑफ बंगाल में, और हमें थ्रेटनिंग के लिए। आज वो 7th फ्लीट और जो भी उसका नेवी का फ्लीट, क्योंकि उसमें सारे, उसमें ये वायु शक्ति होती है, उसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं, वो आज पूरी तौर से ईरान वार में फेल हो गया है। और आज जिस तरह से ईरान बैठे बैठे मिसाइल्स को टारगेटिंग, जहां जहां टारगेट है उस पर सीधा स्पेसिफाइड हिट कर रहा है, तो ये उसके लिए बड़ा आरामदायक युद्ध है ईरान के लिए, और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा नाक का सवाल हो गया है। और निश्चित रूप से ये पागल ट्रंप है जिसने कि एक पूरी, जिसका एक खौफ था अमेरिका का, वो अब खौफ खत्म होते हुए नजर आएगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो ये कम्युनिस्ट ब्लॉक है, रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये लोग इतने ओवर पावर करेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। आज आप ये देखिए कि जिसके पीछे चीन है, जिसके पीछे रशिया है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जिनके पीछे अमेरिका था वो आज परेशान है। अमेरिका नेटो कंट्रीज के साथ था, नेटो ने बोला कि इस पागल का कहना हम नहीं मानेंगे। जो वो पूरे अरब कंट्रीज, आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज पूरी तौर से डिपेंड थी, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएस, दुबई, सब सोचते थे कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा। लेकिन आज स्थिति वो आ गई है कि विश्व का नया स्वरूप देखेंगे हम, और वो स्वरूप को हम जीते हुए देखेंगे या मरकर जो आगे वाली पीढ़ी देखेगी, लेकिन निश्चित रूप से एक नए दुनिया का स्वरूप हम देखेंगे, क्योंकि ईरान ने अपने बलबूते पे, अपनी जो उसकी जिस तरह से वहां के लोग है, उन्होंने ऐसा सिद्ध कर दिया है कि वो सुपरमैन है। ज्यूज जो आज दिन तक सोचते थे कि हम सुपरमैन हैं, और जी वो आज स्थिति ईरान के पक्ष में खड़ी है, और बाकी जो लोग हैं, हम लोग, और हमारी स्थिति तो जो है सो है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? इस पूरी चर्चा में मैं राजनीतिक रूप से थोड़ा बाद में आऊंगी, पहले एक्सपर्ट व्यू आ जाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला होता है। पहले विश्लेषक क्या एक विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद राजनीतिक रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। कुमार राकेश जी, क्या वाकई माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं सिर्फ एक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसकी वजह से किसी का साथ भी नहीं मिल रहा, शायद चिड़चिड़ा से गए हैं, या फिर अपनी जिद में सब कुछ खराब कर रहे हैं? क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि ना तो बाहर निकल पा रहे हैं, ना तो जीत ही पा रहे हैं, और ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और ईरान भी है तो वो भी मानने को तैयार नहीं है।
ओवरऑल आने वाला समय मैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहती हूँ। दोनों ही भारत के अच्छे सहयोगी हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ये रुक नहीं रहा, ना तो रुकने की कोई कोशिशें दिखती हैं, बात होती है पर अगले दिन होता कुछ और है। कैसे समझें, इसका क्या परिदृश्य आने वाले समय में देखते हैं? देखिए, थपलियाल जी ने कुछ बड़ी अच्छी बातें कही हैं जो बाकी उनके कमेंट हैं। अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में यदि 30 वर्षों का इतिहास देखें, 35 वर्ष का, 1990 से लेके आज तक, इराक, सद्दाम हुसैन से लेके आज तक की जो प्रक्रिया रही है, ईरान को लेके कमोबेश जो भी प्रीमियर रहे हैं, जो भी राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, उनका विचार ईरान को लेके एक ही जैसा रहा है। उसको दबा के रखना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए जितने उपक्रम होने चाहिए वो करने चाहिए। लेकिन ये अतीत वाली जो स्थिति थी कि इजराइल और ईरान की लड़ाइयां चल रही थी, उसमें अमेरिका का इंटरवीन करना और फिर उसमें पूरा लीड लेने वाली बात, और बार बार यदि पिछले 1 महीने का यदि ग्राफ देखें मिस्टर ट्रंप का, कितनी बार क्या बोला और क्या हुआ, तो अपने आप में उनका पूरा राजनीतिक विश्लेषण और चारित्रिक विश्लेषण दोनों हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, एक प्रभाव होता है एक राष्ट्राध्यक्ष का, जो बोलना चाहिए उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। नंबर 2। नंबर 3, जो अभी बोल रहे थे कि जनरल छोड़ के चला गया, बिल्कुल सही कह रहे थे थपलियाल जी कि अनुभव की बात है, अनुभव की कमी की बात है। और वास्तव में ये पैसे से व्यापारी रहे, राजनेता रहे नहीं ट्रंप साहब। तो अब वो क्या, सबसे देखिए, जब जैसे ये सत्ता में आए, सबसे पहले एलन मस्क का साथ छोड़ के गया, फिर जो बाद में लोग थे वो भ्रमित थे, फिर अभी आने की बात चल रही है। अभी जो स्थिति है, जो अभी तुलसी गवाड़ को लेके है, उसको निकाल दो। कैश पटेल विश्वसनीय था, उनको निकाल दो। उसके बाद ये हार्वर्ड इलेक्ट्रिक वाणिज्य मंत्री, उनको निकाल दो। चावेस डेरिमर श्रम मंत्री, उनको निकाल दो। डेन डिस्कॉल सेना सचिव, उनको सबको निकाल दोगे, बचेगा क्या भाई? जितने इनके विश्वसनीय कहे जाते थे, जो इनको मदद की चुनाव के क्रम में, ऑल रिपब्लिकन्स, उनको ये निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? इसके बाद जो अब लोग जो हैं उनके फॉलोअर, उनको डिक्टेटरशिप वाली बात समझ में नहीं आ रही है, डिक्टेटर है कि नहीं है। इनके जैसा डिक्टेटर मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका के इतिहास में कोई हुआ। हाँ, दबदबा था, दबंगई थी, अपनी दादागिरी दिखाई इन लोगों ने, लेकिन इस तरह से अपने लोग, जो इनके अपने लोग हैं, वो बेचारे विमुख से हैं, वो बेचारे परेशान से हैं, वो तनाव में हैं। रही बात ईरान को लेकर के, इजराइल को लेकर के, तो ईरान को लेकर के जो मान लियो बैकफुट में जाने की बात कर रहे हैं, तो अभी तो हाल की घटना थी अफगानिस्तान में कितने साल रहे वो, जो भी कंट्रोल करना था किया, और चुपचाप समेटे, बोरिया बस्तर समेटे और चले गए। क्यों गए? तो शर्म और बेशर्म के बीच में जो दूरी है, उसको विश्लेषण करने की जरूरत है। और अभी जो बैक ट्रैक कर रहे हैं, अभी इनका बाइनरी इलेक्शन है, वहां इनकी पॉपुलैरिटी घट रही है। 80 लाख से ज्यादा लोगों ने करीब 33 स्टेट्स में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ है, वो भी एक मुद्दा है। उसके अलावा इनका जो हुंकार है कम नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि 12-16 के बीच में जब ये थे, तो उस समय 30,000 ज्यादा ये झूठ बोले, उस पर कोई खंडन किसी का नहीं आया। रही बात भारत की जो स्थिति है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सब खाड़ी देशों में बात हो रही है। 3,75,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं, कास्ट क्रीड से परे, वो भारत आए हैं। उन भारतीयों को सुरक्षा करना उनका हमारा परम धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी भावनाओं से परे वो वापस आए हैं। उनकी सुरक्षा की बात है, जो हैं उनके सुरक्षा की गारंटी ईरान में जो लोग हैं, ईरान भी दे रहे हैं कि भाई आपके भारतीयों कुछ नहीं करेंगे। हरमुज की बात है, 6-7-8 जहाज और आ रहे हैं, धीरे धीरे वहां से जहाज आ रहे हैं और आएंगे। हरमुज स्ट्रेट की बात कर रहे थे, ये वहां 7% तो उनको फायदा होता अमेरिका को जो जाता है। टोटल 80% में से 7% ही अमेरिका को फायदा मिलता है। सब 40 से ज्यादा % एशियन कंट्री को, भारत को करीब 13%। भारत, उसके अलावा वो जो ओमान वाला जो हिस्सा है, जो खाड़ी देशों का हिस्सा, उसके अलावा जो 42% है, करीब अलग कंट्री से, करीब 30 से ज्यादा कंट्री से वो निर्भर हो गया है पहले की तुलना में। तो वो भी एक जो ट्रम्प कार्ड था, ईरान जो करने की कोशिश कर रहा था, वहां उसने, दोनों ने एक दूसरे को पारस्परिक कूटनीतिक तरीके से भारत को सहयोग दिया। और उसको लेकर के भारत की जो स्थिति है, जो राजनयिक स्थिति है, कूटनीतिक स्थिति है, वो भी सामने को दिख रही है। तमाम परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो ट्रम्प जो है,
बैकफुट पे हैं। ट्रंप को अंतर विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। उसको कैसे वो झेलेंगे, मुझे लगता है वो बड़े कंफ्यूज से हो गए हैं। लेकिन वो चूंकि हमको आगे दिखना है, हमको आगे बताना है, हम बड़े सेना है। 138 लाख करोड़, कितने बिलियन है बताइए, कितने बिलियन डॉलर की जरूरत है। और इस दौरान में जो डॉलर की स्थिति एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं आईएमएफ तुलना में, वो चिंतनीय है, वो चिंता करने लायक है। लेकिन अन्य अन्य जो करेंसीज हैं उसमें भी प्रभाव पड़ रहे हैं। जो नाटो देश की बात हो रही थी, पहली बार 1949 में नाटो की स्थापना हुई। 32 देश जिसमें कि दबदबा था, दादागिरी थी अमेरिका की, वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। ब्रिटेन ने हाथ जोड़ लिए, जर्मनी ने हाथ जोड़ लिए, फ्रांस ने कहा साहब मुझे युद्ध नहीं चाहिए, इटली ने कहा युद्ध नहीं चाहिए, तो फिर कौन उनको साथ देगा। तो एक साथ कई फ्रंट पे अभी जो रणनीतिक व्यक्ति होते हैं, जो सही कूटनीतिक होते हैं, हर अरे किसी से आपको पंगा लेना है, एक साथ सारे फ्रंट नहीं खोलते, कोई तो बैकअप होगा। तो अब इनको किसका बात का बैकअप है, नंबर 1 है। अभी मैं एक भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी सुन रहा था, बता रहा था कि इन तमाम परिप्रेक्ष्य में 2030 में हो सकता है चाइना नंबर 1 हो जाए। फिर आप क्या करेंगे शक्ति साहब में, क्योंकि करीब करीब 21 कितने 22 से 22 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। करीब बता रहे हैं कि 23 ट्रिलियन का कर्ज ही आंतरिक स्थिति एक तरह से अमेरिका खोखला हो गया है। लेकिन वो भौकाल जो हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, वो अपना महिमा मंडन, सेल्फ इम्पोजमेंट, तो वो जारी है उनका। वो कैसे जाके रुकेगा, कहाँ ब्रेक लेगा, वो देखने और समझने की बात होगी। लेकिन जहां तक भारत की स्थिति आज की तारीख में, कूटनीतिक हिसाब से, रणनीतिक हिसाब से, भारत और भारतीय के इंटरेस्ट के हिसाब से, भारतीय इकोनॉमिक हिसाब से भारत सरकार जो है फूक फूक के कदम रख रही है और अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए जो भी बेहतर करने की कोशिश है वो कर रही है, शांति का रास्ता अपनाते हुए और शांति की अपील करते हुए। सभी खाड़ी देशों से बात कर रहे हैं। अमेरिका के फ्रंट पे जो बात है वहां भी हो रही है, वहां कूटनीतिक स्तर से वो भी हो रही है, जिससे शांति बने और शांति की पहल में सब एकजुट हो। क्योंकि हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की। उस परिप्रेक्ष्य में कार्य जारी है और हम आशा करते हैं, जो बोल रहे हैं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो कई कारण हैं उनको हटने के। और ऐसा नहीं है कि और ईरान के पास एक चीज और बता दूं, उनके पास जो मिसाइल का भंडार है और जहां वो छुपा हुआ है, मुझे लगता है कि अमेरिका को उसका ट्रेस नहीं मिला। चूंकि बताते हुए ग्रेनाइट के पत्थर के गुफा में है, जहां की 10 मीटर 5 मीटर तक ही आप मार कर सकते हैं मिसाइल से। और अमेरिका के पास जो मिसाइल है 18 मीटर तक ही मार करने वाला है, जबकि उनके पास 500 मीटर गहरे में गुफे में इस तरह से जो रिपोर्ट्स आई है, ईरान ने अपने जो अस्त्र हैं जो छिपा रखे हैं, जो यूरेनियम की खपत है वो कम हुई है, वो भी उनके पास है, जिसके लिए मारामारी है, जो जिससे सत्ता का केंद्र बनेगा। और जितनी धमकी है वो लगता है वास्तव में आरएनसी के जो प्रवक्ता हैं जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वहाँ अमेरिका का वही प्रवक्ता उस तरह से प्रहारात्मक तरह से, ठीक है कुमार राकेश जी, तरीके से सामने नहीं आ रहा है। तो ये वास्तव लेकिन शांति के परिप्रेक्ष्य में ये चिंता और चिंतन कारण है सबके लिए, देश के लिए, भारत के लिए। अनिल गोयल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी। हाँ अनिल जी, क्योंकि आप भी ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस पूरे युद्ध को लेकर कई बार चर्चाओं में रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कैसे हो सकता है, कुमार राकेश जी ने उसको बताया। बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है हम फूक फूक के कदम भी रख रहे हैं, हम शांति के साथ बहुत सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं और इसी अपील के साथ बढ़ना भी है, क्योंकि आने वाला समय मुझे तो नहीं लगता सर कि कुछ अभी रुकने वाला है, क्योंकि अमेरिका मानने को तैयार नहीं है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रुकेंगे नहीं। उसका एक रीज़न है, रुक जाते हैं तो फिर ये हो जाएगी बात कि हार गए ईरान के सामने, तो वो जिद्दी हैं, वो ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। ईरान है तो वो उनके पास ऑलरेडी अभी इतना एस्टैब्लिशमेंट है कि वो बहुत प्रॉपर तरीके से लड़ सकता है, वरना अब तक तो शायद वो जितनी चीज़ें, जितने अटैक जिस तरीके से हुए हैं और जितने लीडर्स को खो दिया है ईरान ने, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बचता, लेकिन वो अभी भी मजबूती के साथ अड़ा है। तो ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, एक बात तो साफ है। दूसरी चीज़ ये कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की सरकार का स्टैंड जो वाकई में अपने पड़ोसी मुल्क से जो बात हो रही है उन चीज़ों को लेके बढ़ना है। आने वाला समय सर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है सर, जब चिड़चिड़ा जाएंगे, जब कहीं से मदद नहीं मिलती है तो हो सकता है, पता है ईरान के साथ भारत के क्या संबंध हैं, तो एक पॉइंट इधर ना आ जाए कि भारत के साथ ऐसी स्थिति हो जाए कि अब करें क्या,
ना हाँ कर सकते ना कर सकते। तो ये मुझे लगता है इन सब चीज़ों को लेके हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो रणनीति है, हम उसको किस तरीके से लेकर चलेंगे, ये वाकई बहुत समझना पड़ेगा। राखी जी, हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है और वो पूरे विश्व को पता भी है। हम शांति चाहते हैं और युद्ध नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। तो हम शांति चाहते हैं और उसके अंदर हमारा पहला प्रयास है राष्ट्र हित। हमारा कोई भी फैसला है उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे देश का हित किसके अंदर। देश हित को चाहते हैं, देश में स्थिरता चाहते हैं और निश्चित तौर पर हम युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। और हमारी फिर पहली प्राथमिकता है कि हमारे देश के नागरिक कैसे सुरक्षित रहें और उनकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ये बिल्कुल। और एक बड़ा स्पष्ट है कि भारत अमेरिका का भी दोस्त है, इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है, खाड़ी देशों का भी दोस्त है और रूस का भी दोस्त है। कुल मिलाकर के ये तीनों देश आपस में टकरा रहे हैं और तीनों देशों के बैक में भी जो देश हैं एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के सबसे अच्छे संबंध। और जब सबसे अच्छे संबंध हैं तो निश्चित तौर पर भारत किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। भारत सिर्फ शांति के साथ खड़ा हो सकता है और भारत शांति के साथ खड़ा है। भारत शांति प्रयासों के अंदर हमेशा तैयार है। भारत मानव मदद मिलनी चाहिए, रक्षा से उसके लिए भी हमेशा भारत आगे रहा है, पीछे नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की विश्वसनीयता विश्व में बहुत तेजी से बढ़ी है। जिस तरीके से विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ रही है, जिस तरह से भारत तटस्थ रहते हुए भी फूक फूक के कदम रख रहा है। और निश्चित तौर पर इस बात को जैसे भी आप सबने देखा भी है कि इतने घोर संकट में भी वहां से तेल की अपनी गाड़ियां जहाज निकालना, जहाज को यहाँ पर ले आना, ये सब भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। और एक बात आप और देखो, हमने ये जो कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, उसका बहुत सीधा उदाहरण है कि जैसे पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान ने युद्ध विराम चाहा, पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ाया, वो हमारी शरण में आया, तो हमने युद्ध को उसी समय रोक दिया। ये मैसेज है कि भारत जीतता हुआ भारत, जो पाकिस्तान को हम बहुत तेजी से जीत रहे थे, बहुत कुछ उस पाकिस्तान को तबाह कर सकते थे, लेकिन उसने जिस तरीके से अपने को सरेंडर के लिए हमारे से रिक्वेस्ट करी, हमने माना। वो हमने ये हमारा मैसेज स्पष्ट है कि हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं, बातों से हल चाहते हैं, युद्ध हम नहीं चाहते। जिस तरीके से भगवान राम के पास भी विभीषण जब आया, उनके शरणागत हुआ, तो राजा सुग्रीव ने और हनुमान बाकी सबने कहा कि भाई ये रावण का भाई है, राक्षस है, कोई चाल हो सकती है। तो भगवान राम जी बोले कि जो हमारे शरणागत आएगा हम उसको शरण देंगे। इसी तरीके से वही हमने पाकिस्तान के साथ करेंगे। पाकिस्तान ने हमसे शरण मांगी, हमसे उसने ये कहा कि हमें युद्ध विराम करो, हमने युद्ध विराम दिया। तो हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है और इस नीति के साथ में हमारा माननीय विपक्षी दल के यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अजीज है, लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि विपक्ष के दल आज क्या चाहता है कि हम खाड़ी देशों के खिलाफ को अपने खिलाफ कर ले। खाड़ी देश अगर अमेरिका के साथ खड़े हैं, ईरान के युद्ध हो रहा है, तो हम तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात है, लेकिन ये चाहते हैं खाड़ी देशों को हम अपने से नाराज करें। विपक्ष को जो मैं बड़ा स्पष्ट है कि विपक्ष अगर रचनात्मक बात करे, आज देश की हमें सबसे बड़ी चिंता अपने देश की है, सबसे बड़ी चिंता अपने नागरिकों की है, सबसे बड़ी चिंता अपने देश की सुरक्षा की। तो ऐसी विकट परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कह चुके हैं कि बहुत विकट परिस्थिति है और ये युद्ध जो है हमने नहीं थोपा, ये युद्ध हमारी वजह से नहीं हो रहा, ये युद्ध उनकी वजह से हो रहा है। उस युद्ध का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, उसमें भारत पर भी पड़ रहा है। तो आज जो आवश्यकता है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, उन सबको आकर के देश में कोई पैनिक ना हो, देश में किसी किस्म की समस्या ना हो, इस पर चिंता करनी चाहिए। लेकिन हमारा विपक्ष रचनात्मक चलने की बजाय वो विरोधात्मक चल रहा है, विरोध कर रहा है और वो चाहता पैनिक हो। लेकिन मैं हमारी देश की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश की जनता का सबको साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन सब परिस्थिति में भी
हमारे भारत की देश की जनता जिस धैर्य से सारी समस्याओं से जूझ रही है, और वो माननीय विपक्षी के पैनिक फैलाने के बाद भी पैनिक नहीं हो रही। वो कमी झेल करके भी वो देख रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारत सरकार पूरे तरीके से इस समस्या को जूझ रही है और हल करने में लगी हुई है। तो मैं जनता को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि वो जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हैं, अब मैं चाहता हूं कि हमारा माननीय पूरा विपक्ष, सभी लोग, भारत का एक एक नागरिक ऐसी विकट परिस्थिति में साथ खड़ा हो और साथ खड़ा होकर समस्याओं को बढ़ाने की जगह समस्याओं को समाधान पर आगे बढ़े। और अगर उसके पास कोई विकल्प भी है, उसके पास तो सुझाव भी है, तो सुझाव दे सकता है। लेकिन आज समय बिल्कुल स्पष्ट समय यह है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है वो रुकना चाहिए। लेकिन वो अलग विषय है। एक विषय कि हमारे देश में शांति बनी रहे। ऐसी विकट परिस्थिति में हम सब मिलकर के इसके समाधान की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। मिलजुल करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश का भी हित है, हमारे देश के नागरिकों का हित है। हम सब रहेंगे, भारत रहेगा, तो राजनीति होती रहेगी। आज की परिस्थिति राजनीति करने की नहीं है। आज की परिस्थिति है कि इस जो समस्या हमारे ऊपर थोपी गई है, या जो समस्या हमारे ऊपर अचानक आन पड़ी है, उस समस्या का समाधान हम किस तरीके से ठीक मिलकर है कर सकते अनिल जी। हैं। धन्यवाद राखी। हाँ, शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, बहुत सारी बातें तो अनिल जी ने कह दी हैं, और कि विपक्ष को इन सारे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, साथ होना चाहिए। एक बहुत संक्षिप्त सवाल होगा इस पूरी चर्चा का। देखिए, विपक्ष इसको कैसे लेता है, विपक्ष का क्या सुझाव है, विपक्ष को पूरा अधिकार है भारत के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी करने का। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, दो सवाल हैं। एक तो छोटा सा, जो पूरी इस युद्ध को आप देख रहे हैं, उसमें क्या लगता है आपको? क्या युद्ध विराम होगा या फिर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी? डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे नहीं, ईरान मानेगा नहीं, तो आने वाला समय आप कैसे देखते हैं? दूसरा, भारत को लेके जो बार बार एक बात आ रही है कि एक विपक्ष होने के नाते हम अच्छा सुझाव दें, हमेशा साथ में खड़े रहें, उसको कैसे देखती कांग्रेस पार्टी? राखी जी नमस्कार। देखिए, अमेरिका और इसराइल, ये दोनों ने जिस तरह से ड्रामेबाजी, इसमें सिर्फ इसके जिम्मेदारी ये भी नहीं है, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी है। अभी बीजेपी का इधर नेता बैठ के इतना झूठ इतना फैला दिया। अरे भाई, आप स्लम में जाइए, गोर गरीब दलित पिछड़ों के इधर जाइए। आज राखी जी पुणे में 6000 को सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं। अगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ये झूठ है तो मेरे ऊपर एफआईआर करो, चैलेंज है मेरा। और पेट्रोल और डीजल का रेट भी 3 रुपीज के बढ़ गया। दूसरी बात, जो तिवारी साहब और प्रकाश सर ने जो बोला 100% सही है। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी सोचना चाहिए, देश सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर ठहर लिया, अगर प्लानिंग कर दिया, अमेरिका इसराइल से बात करके ईरान अपने साथ पहले से दोस्ती है और ये युद्ध रुका सकते हैं। दूसरी बात, मेरे को ऐसा लग रहा है ईरान अभी सुनने के मूड में नहीं है। ईरान ने अभी देखिए गूगल, फेसबुक, एप्पल, उसके बाद ओरेकल, उन्होंने 10 कंपनी को दुध्वस्त कर दिया, उसको टारगेट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन हार्ट था, उसको उन्होंने ईरान ने मिसाइल डाल के गिरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, लेकिन वो नहीं दिखा रहे, वो दिखाने वाले नहीं है। यहाँ झूठ फैला के बैठने वाले भी लोग बहुत बड़े बड़े देखा मैंने। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अभी उनका ही अभी बीजेपी का नेता बोल रहे कि अरे मैं भारत की जनता को खुश। ये गोयल जी है, अग्रवाल जी है, मैं मानता हूँ इनके पास पैसा रहेगा इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। आप जरा ग्राउंड पे जाइए, हकीकत देखिए, गोर गरीब दलित पिछड़ों के बारे में सोचिए। बार बार एसी में बैठ के गोयल साहब बात करना अच्छा नहीं है। अगर ये इसमें गलत कुछ है तो आप ग्राउंड पे जाइए। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी 5 राज्य में राखी जी प्रचार के लिए नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? सेक्स स्कैंडल, रैकेट एंड स्टेबल फाइल, ट्रेड डील, ये दोनों किसी को विश्वास में नहीं लिया। नरेंद्र काम सरेंडर काम किया है। मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी पूरा जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी जी इसराइल जाने का क्या जरूरत था? इसराइल जाके आने के बाद ये चालू हो गया। लेकिन आज भी ईरान के साथ रिश्ता अच्छा है, इसलिए ईरान ने कुछ जहाजों को जो ऑयल का है या इसका उन्होंने थोड़ा कंसिडर किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ ईरान को, क्योंकि अपना दोस्ती है, रिलेशन है, इसलिए थोड़ा जिंदा है हम।
लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में अगर हम होता तो भारत देश बर्बाद हो जाएगा। नुकसान भारत देश का हो रहा है राखी जी। दूसरी बात बोल रहा हूँ, जो तिवारी सर ने जो बोला है सही बात रखे है, उन्होंने सच्चाई रखे है, इसमें बहुत सोचने जैसा बात है। प्रकाश सर ने भी उन्होंने जो देश के बारे में, जो बाहर कंट्री के बारे में जो बात रखे है वो भी सच्चाई है। शिवानंद जी, आप कह रहे थे कि मोदी जी इस युद्ध को रुका सकते हैं, तो शांति की अपील तो उन्होंने की है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। भारत की तरफ से बात हुई है कि हम नहीं देखना चाहते इस तरह का युद्ध, सब लोग शांत रहें तो बेहतर होगा। अब और क्या कर सकते हैं बताइए। राखी जी, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर, अगर सबको तीनों कंट्री के साथ बातचीत करके ये बात खत्म हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करना है। अभी नरेंद्र मोदी जी पूरा डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में है, और नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में, और नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में बीजेपी नेता लोग और कुछ एजेंट लोग यहाँ बैठे हैं। हम ज्यादा बोल नहीं सकते। दूसरी बात, ये देश सर ऊपर ये राखी जी, नुकसान हमको हो रहा है, दिक्कत हमको हो रहा है, कोविड जैसा प्रयास चल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक लेके निर्णय लेना चाहिए। ईरान से बातचीत कीजिए, अमेरिका को और इसराइल से बात करके ये रोकना चाहिए। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करेगा, युद्ध हारा है ऑलरेडी, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, और दोबारा मैं कभी भी कर सकता हूँ। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप 10-15 दिन के अंदर ही, 2 हफ्ते के अंदर सीज फायर कर देंगे, मैं लिख के देता हूँ राखी जी। दूसरी बात, इतना आसान नहीं है। ईरान के पास 84,000 मिसाइल था आज के डेट में अंडरग्राउंड, और अमेरिका का जो 500 सैनिकों को ईरान ने मार के गिरा दिया, स्वाहा यानी कि खत्म कर दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ है वो मीडिया में नहीं दिखा रहे राखी जी। हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, वहां के कंट्री के लोग भी उनके अगेंस्ट में है, और जो एस्टिन फाइल के वजह से डोनाल्ड ट्रंप कोई नेता, कोई ये नहीं है, एक एजेंट है, एक ब्रोकर है। उन्होंने अभी उसके हाथ में कंट्री दे दिया, और जो कुछ भी डिसीजन लेता है नुकसान हमसे। किसके साथ, इराक के साथ भी ऐसा किया, इसके पहले भी आप देखिए किस किस को किडनैप किया, किस तरह से ब्लैकमेलिंग किया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। देश सरों पर है, नुकसान नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सिस्टम चल रहे, ईरान पीछे लेने वाले नहीं है। ईरान को हल्के में लिया था डोनाल्ड ट्रंप, और इसराइल कभी भी ईरान पीछे नहीं लेंगे। हाँ, मैं जरूर मैं डंके के साथ बोलता हूँ राकेश जी, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करा देंगे किसी भी हालत में। 5-6 दिन के अंदर, 8-10 दिन के अंदर ही सीज फायर करेंगे। अभी गोयल साहब इतने जोर जोर से बोल रहे पाकिस्तान को मैंने ये किया वो किया। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने 33 बार बोला सीज फायर, उन्होंने करवाया, और नरेंद्र मोदी जी ने नाम नरेंद्र काम सरेंडर। यहाँ बैठ के आप झूठ मत फैलाइए गोयल साहब, हकीकत में आई है। ठीक है शिवानंद जी, गोर गरीब दलित के ठीक है राखी जी, सबके घर पे गैस सिलेंडर है। आप देखिए अभी प्रकाश सर ने जो बोला है, उनका गोयल साहब थोड़ा स्टडी कीजिए, और जो तिवारी साहब ने जो बोला है उनके बारे में सोचिए। ठीक है शिवानंद जी, चलिए मैं इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि समय की सीमा है, ताकि एक आंसर आ पाए प्रॉपर तरीके से कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं। मेल करो गोयल साहब, ठीक है शिवानंद जी, रुकिए तो आप भी मेल कीजिए, मैं तो पर्सनल कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी अगर चाहा तो युद्ध रुका सकते हैं। ठीक है, रुकिए चलिए। ठीक है शिवानंद जी, एक छोटा सा सवाल इन्हीं का, हर बार कांग्रेस की तरफ से ये बात आती है कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, शांति की अपील तो की गई है भारत की तरफ से, ऐसा नहीं है। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। पहले कुमारा के जी 1 सेकंड रुकिएगा। पीसी थपलियाल जी और अनुपम जी, बहुत जल्दी से मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए सर कि क्या यदि प्रधानमंत्री आज और इसी वक्त पे डोनाल्ड ट्रंप से या इजराइल से या ईरान से बात करते हैं तो क्या ये युद्ध रुक जाएगा? मुझे तो बस अब ये समझना है सर, हमेशा यही सवाल आ रहा है। थपलियाल जी पहले आप बोलिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट। हाँ, हम इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम तो उस बच्चे की तरह बैठे हुए हैं जिसको 19 अप्रैल तक का टाइम है ईरान से तेल लेने का। बच्चा बैठा हुआ है, उसको ट्रंप ने ऑर्डर दे रखा है कि 19 अप्रैल तक तुम ईरान से सैंक्शन में खत्म करता हूं, उस तक ले सकते हो। इसी तरह 1 महीने का हमें रशिया से मिला हुआ है।
तो हमारी स्थिति इतनी कमजोर है कि हम अपने फादरलैंड, जो हमारा फादरलैंड बना नया छोटा सा फादरलैंड, उससे उसके कैसे मदर कैसे फादर से बात करेगी, ये असंभव है। लेकिन निश्चित रूप से जो विश्व की सिंड्रोम बन रहा है इस समय इकोनॉमिक, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद ईरान ने ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे अटैक करने के लिए बोला है, वो बहुत क्रूशियल है। जो 10 बजे का उसने टाइम दिया है ईरान ने, आज अभी 1 घंटे बाद हमारे, हम देख उस पे हमारी बारीक नजर है। अगर उस पे अटैक करता है वो, जो उसने पूरे इस अरब कंट्रीज के उन पॉइंट्स पे अटैक करने जा रहा है जो टेक्निकली पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, तो तब जाके, क्योंकि अब ये एक दूसरे पे जो मतलब अब जो युद्ध है वो एक दूसरे को टेक्निकली कमजोर करने का युद्ध है। ठीक है, और चलिए, उसमें समय की अगर ये सीमा, सक्सेस हो जाता है, अदरवाइज इंडिया का तो कोई भूमिका है ही नहीं। ठीक है, हम मैं भारत तो के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा जी। पाएंगे क्योंकि समय की सीमा। अनुपम जी। देखिए राखी, हमें कुछ अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमें कुछ पॉजिटिव्स की तरफ देखना चाहिए और आगे की रणनीति बनानी चाहिए। हमेशा डिप्लोमेसी दुधारी तलवार होती है, आपको बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ता है और भारत के पास इस समय बहुत ज्यादा स्कोप बचा नहीं है। तो भारत कर क्या सकता है? भारत इस समय ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। भारत ब्रिक्स को इस पिक्चर में ला सकता है और भारत ब्रिक्स के थ्रू इजराइल और अमेरिका के ऊपर दबाव बना सकता है कि आप इस युद्ध को खत्म करें। देखिए, बातचीत की बात तो निकल चुकी है, बातचीत से मैं भी सहमत हूं कि अब चाहे आप ईरान से बात करें या आप इजराइल से अमेरिका से बात करें, बातचीत से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको प्रेशर दिखाना पड़ेगा। इस प्रेशर क्रिएट करने में नेटो के तमाम सहयोगी, यूरोप के तमाम सहयोगी आपका साथ दे सकते हैं। तो एक अलग से ब्लॉक आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि इन तीनों देशों के ऊपर आप प्रेशर करें, ईरान के ऊपर भी करें और इजराइल अमेरिका के ऊपर भी करें। और इसमें आपको एक लीडर की भूमिका निभानी पड़ेगी और लीडर चूंकि आप ब्रिक्स के हैं इस समय, तो आप ये भूमिका आसानी से निभा सकते हैं। अब ये दुधारी तलवार जो मैंने कहा, इसके ऊपर हमारी डिप्लोमेसी किस तरह काम करेगी ये देखने वाली बात होगी। अदरवाइज इस युद्ध को रोकने में अगर भारत की भूमिका है तो सिर्फ यही। ठीक है, हाँ कुमार राकेश जी, जल्दी से, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिए, अनम्यूट करिए सर। आपका कोई सवाल है, मैं इनपुट दूं? नहीं कुमार राकेश जी, उसी चीज को आगे बढ़ाया है मैंने कि क्या वाकई में अभी तो फिलहाल अब यही बात है। ठीक है, अभी अनुपम जी की बात बिल्कुल सही है और इसी क्रम में अभी लंदन में ब्रिटेन ने पहल की, विषय हरबुज रखा गया। 40 से ज्यादा देशों ने इच्छा जताई है सम्मेलन के लिए जिसमें शांति की पहल की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 कि जो ट्रंप की बात है कि मोदी जी सरेंडर हैं, जो भी हैं, तो ट्रंप के उन्हीं के जो लोग हैं, कोर ग्रुप के 10 लोग, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। बेचारे मोदी जी कहाँ आते हैं। तीसरी बात, अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बोला कि जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, सभी कूटनीतिक जितने प्रयास हैं सभी सफलतापूर्वक ले रहे हैं, सभी तरह से हर फ्रंट पे काम हो रहा है। ये कांग्रेस के नेता का बयान है। और चौथी बात जो है, जो अभी बात आई है सैंक्शन की, कि रूस से पूछ के काम कर रहा है, अमेरिका से पूछ के काम कर रहे हैं। तो पहले भी जब बीच में जब यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था तो भारत रशिया से खरीद रहा था, नाटो देश को बेच रहा था, जिसपे कि भारत को काफी फायदा हुआ। उस क्रम में भी किसी से भारत पूछा नहीं था। आज भी जिस तरह से बरबोलेपन के कारण ट्रंप दावे पे दावे किया, चाहे पाकिस्तान को लेके, चाहे तेल को लेकर के, तो हमको लगता है कि वह अपने देश के नेता पे या देश की व्यवस्था पे, देश सरकार पे भरोसा नहीं करके विदेशी ताकतों पे भरोसा करते हैं। तो किस संस्कृति का परिचायक है वो समझने की बात है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि भारत कहीं सरेंडर कर रहा है या ईरान से लेना है या रशिया से लेना है। भारत अपनी नीति पे काम कर रहा है और सबसे 42 देशों से तेल की खरीदारी की बात चल रही है। ठीक है अनिल जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक है, रोकूंगी सर, रोकूंगी प्लीज, समय बहुत हो गया। अनिल जी जल्दी से। गलत बयानी जी। राखी जी, मैं एक तो मेरे भाई ने कही थी सिलेंडर पर जो है ब्लैक में हो रहे हैं, ये विपक्षी दल के नेता पकड़े जा रहे हैं, इनके अंदर बौखलाहट है। पहली बात तो बड़ा स्पष्ट ये कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं इनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इजराइल जो गए थे प्रधानमंत्री जी, वो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले प्रोग्राम बनता है। ये हाथों हाथ नहीं गए हैं, वो अपने में प्रोग्राम गए, वो वहां पर गए हैं, वो वहां से आए, तो उसका युद्ध से कोई मतलब नहीं है। आपने तो सिर्फ बाल की खाल निकालनी है। इसके अलावा एक बात और है
ये मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ। आज कांग्रेसी नेता ये मानने लगे हैं कि हमारा देश इतना मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि वो युद्ध को रुकवा सकते हैं, ये बात मानने लगे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवाने के लिए सभी संबंधित लोगों से सबसे बात करिए, अपना प्रयास करिए। भाई प्लीज आप ये क्या तरीका बोलने का, ये तरीका बोलने क्या तरीका बोलने का यार। आप अपने साथ डॉक्टर लगाते हो और गमारू वाली बात करते हो। डॉक्टर शब्द लगाने के बाद में गमारू बने का व्यवहार करना, ये आपकी क्या समझदारी है भाई? आपकी समझदारी है पीछे बोलना, बीच में बोलना आपकी समझदारी है। आप डॉक्टर शब्द लगाना छोड़ दो, आप डॉक्टर शब्द लगाना छोड़ दो। आप डॉक्टर लिखने लायक नहीं हो, आपकी डॉक्टर लिखने लायक आपकी समझ नहीं है। आप जैसे जो आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर एक सम्मानित शब्द होता है, उस डॉक्टर का भी नाम इज्जत लो। आप जो मर्जी बोलने लगते हो, पीछे बोलने लगते हो, आदत ही ज्यादा बोलने की आ गई है। ये क्या तरीका है लोगों को? नहीं है ना, जो मर्जी अक्सर बोल दो, जैसा मर्जी बोल दो, आप बिल्कुल गमारू भाषा बोलने लगे। सच्चाई रखिए। नाम हम लगाते डॉक्टर, बात करते हो सुरक्षा, अभी कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? डॉक्टर मेरे सुरक्षा बात करते हो, आपको हम आराम से सुन रहे हैं, अब हमें नहीं सुन सकते। आज यही तुम्हारी कमजोरी है। चलिए ठीक है, आप लगातार इसमें हार रहे हो कि न झूठबाई की सुनते हो, न वस्तु की सुनते हो। आप कि वो बोले अभी कुछ भी, और जितनी है वो ऑलरेडी अपनी तरफ से महंगा नहीं हुआ। 3 रुपए मेरे जेब से जा रहे हैं, गोयल साहब की जेब से नहीं जा रहे, मोदी साहब का जेब से नहीं जा रहे, हमारे जेब से जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया। आप जो है, चलिए मैं चर्चा को रोकूंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये पक्ष विपक्षी नोकझोंक चलती रहेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा, ईरान ने अपनी ताकत तो दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बैकफुट पर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि सब जगह से विरोध झेलते हैं। वो अपने देश में भी वो विरोध झेल रहे हैं, आपसी लोगों के साथ परेशान है, नाटो से परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा करें क्या। लेकिन हार नहीं मान सकते, हार भी रहे होंगे तो हार नहीं मानेंगे। और उनका ये जिद्दी स्वभाव न जाने आगे क्या तस्वीर दिखाएगा। रही बात भारत की, तो आपने खुद सुना है कि भारत की इस वक्त वो स्थिति नहीं है कि कहीं भी जाकर हस्तक्षेप करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो गाइडलाइन और टाइमलाइन सारी भारत के परिप्रेक्ष्य में दे देते हैं, वहां से ये भारत को अपनी रणनीति और कूटनीति दोनों के हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा कि आगे अगला स्टैंड क्या हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध तो अभी फिलहाल दूर दूर तक रुकने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।